संजय चालू कर दो। संजय मान चल। Very good evening to all. I am V. Sachin Jajile. Welcome you all for on behalf of VI Corporate Law and Taxation Forum. एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। पता है कि ऑडियंस लिमिटेड है क्योंकि लिमिटेड ही लोगों के लिए एप्लीकेबल है। कैसा है जिसको ज्ञान चाहिए वो पहुंच जाता है। और सेशन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सजेस्टेड बाय फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी सजेस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी हैव विद अस सम वेरी ओन एंड लर्नेड PA Yash Verma ji and his partner of Joshi and Company. I request OS Bhatia sir to welcome him with the floral bouquet. We avoid all the other introduction part, right? So that everyone knows it here. Sir. I request our Vice President Naresh Priya to please give his opening remarks. Thank you, Sachin. Respected Bhatia sir, Mahendra bhai, Yeta bhai, Sachin, and present in the audience, Kedia sir, Saket bhai, Shriram sir, and all Rajesh Vatsali ji and all present here. I welcome you all for these sessions on understanding the financial statement. अब कभी कभी लगता है कि लॉ अचानक चेंजेस गवर्नमेंट करती थी एंड दिस टाइम इट्स द इंस्टीट्यूट व्हिच हैज चेंज द लॉ। आई डोंट नो कि किसकी डिमांड थी, कौन चाहता था कि ऐसा चेंज आए या ये नए फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज थ्रू आउट द कंट्री ऑल वेर अकस्टम विद द प्रेजेंट फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वी आर अकस्टम, बट अल्टीमेटली शेड्यूल 3 की जो रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्ट में, आई थिंक ऑलमोस्ट हैज बीन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ दिस new financial reporting requirements. The impact is going to be very heavy for all of us, mostly the professionals who are practicing now. In time to come, it may happen कि आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, हर साल ऐसे केसेस होते हैं कि इंस्टीट्यूट के पास में बहुत सारी कंप्लेंट फाइल होती है, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइल करता है, कभी बैंक फाइल करता है, दो पार्टनर्स आपस में लड़ लेते हैं और कंप्लेंट सीए पे आती है। फैमिली में लोग काम कर रहे हैं, फैमिली के डिस्प्यूट्स होते हैं एंड कंप्लेंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। Ultimately, with this new reporting requirement, which is mandatory for the members to follow, the complaint will be on the rise. We have seen that. तो अल्टीमेटली कंप्लायंस मुझे लगता है कि अब चूंकि यहाँ काफी प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, दे नीड टू कीप इन माइंड कि कंप्लायंस करते समय वी डोंट नीड टू सी कि वेदर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स or the promoters or their family members. We need to ensure that we comply with the reporting requirements. Any lacuna is going to cost the professionals very heavily. So that is the part that we need to take care of. और नया लॉ है, आगे विषय इस पे cost and consequences are going to be there on the tax professionals and also on the industries कि not ensuring the compliances or not ensuring the reporting, it would be costlier for all of us. अब बेस्ट टाइम है, गवर्नमेंट का तो एफर्ट्स या इंस्टीट्यूट का एफर्ट्स बहुत क्लियर था। ये जो नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, न्यू गाइडेंस में मैंडेटरी किया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैरिटी, राइट? दैट वाज द कांसेप्ट प्रोबेबली ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस लॉ, बट देन अब इसका कंप्लायंस इंश्योर करना वुड बी अ टफ टास्क एंड नाउ कम्स द रोल ऑफ द आईटी टेक्नोलॉजी, एआई, उसको कितने अच्छे से इंटीग्रेट कर पाते हैं। वी हैव हिमल जी विद अस। आई थिंक टैली प्राइम हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द फॉर्मेट जिससे ऑटोमेटिक टैली से वो इंपोर्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस, so that is going to be there now. How smartly we use the technology, that is what we need to find out the way for that. We have with us Yash Verma with us, an expert on this topic. I suppose he is regular renowned in Vidarbha for this topic also. He has with us for this topic. I welcome you also, and I welcome you all for these sessions. I hope all are very happy learning. Thank you.
Thank you. Thank you, Suresh sir. Without taking much of your time, I request Yash sir to please start his deliberation. Yes, sir. क्या बोल रहे कैंसर है सर अब फोन आंसर है Very good evening, everybody. उधर लास्ट में जाना पड़ेगा उधर चेयर हटाते बोलिए I must say, despite of the calling for the rains today and the ongoing season wherein all of us are busy, I mean, the date is also extended, but most of the clients are around in our office. So despite of all those things and the Rakhi around, most of the girls are also here. So this proves that all the audience which are here are really interested to know about this particular thing. In fact, guidance note which has been issued is applicable only to the members of the institute. I could see few future chartered accountants also here, so I can understand your concern about it all. But well, I was expecting the industry to be more interested in this topic because the root cause for which this guidance note has come must be understood by the industry and the accountant as well. Before deliberating on the integrities of this thing, I would like to bring you to the basis on which this particular thing has happened. This is my independent opinion. I mean, just an opinion to be put before August gathering, and Bagaria sir and all can correct me if I am wrong. देखिए हो क्या रहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. कंपनीज एक्ट थी 1956 की एक्ट थी, शेड्यूल 6 था, उसके अंदर फॉर्मेट्स थे. 2013 की एक्ट है, शेड्यूल 3 उसके अंदर फॉर्मेट्स. शेड्यूल 3 के भी जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो जो फॉर्मेट था उसमें हमको कुछ तो भी चीजें ऐसी बताई थी कि आप उसमें अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं. देयर वाज सम डिस्क्रिप्शन, बट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में लार्जली एवरीथिंग वाज फ्री. मेरी जैसी इच्छा है मैं उस हिसाब से अकाउंटिंग कर सकता. मेरी मीन्स दी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसकी अकाउंटिंग कर सकते. टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट चाहती थी कि इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए. पहला रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बताता हूँ नॉन कॉर्पोरेट के एंगल से. हम लोग जब बैंक ऑडिट करते हैं, एलएफआर में क्वेश्चन आता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस entities who have taken working capital finance, talking about the non-corporate entities, where the limit is beyond 10 lakh earlier, now they have increased to 20 lakhs in some cases, or discretion has been given to the bank. So largely speaking, till last year it was 10 lakhs working capital taken by the non-corporate entities. The question in the LFR was whether the books of accounts are audited as per the RBI guidelines. जब भी मैं बैंक ऑडिट के फोरम पे इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, जयदीप शाह सर के शब्द मुझे याद आते हैं, जिसमें जयदीप शाह सर ने उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में 1985 का आरबीआई का एक सर्कुलर बताया था जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ. अब आरबीआई चाहती है कि अगर आपके पास में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अगर आप हो और लिमिटेड पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बियॉन्ड 10 lakhs, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए. एक बात मैंने आपको बताई. सेकेंडली, इनकम टैक्स एक्ट, आईसीडीएस. आईसीडीएस जब आए तो हम लोग को लगता था कि आईसीडीएस क्या है, स्टैंडर्ड्स है. हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में निपुण है. नॉट ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारे पास तो दूसरे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी है. इंडियस, नॉट ओनली इंडियस, जो इंटरनेशनल काम करते हैं उनके लिए आईएएस भी है.
तो वी थॉट कि ये तो वन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमको क्या करना है। बट आप सोचिए ऑन द हाइंडसाइट, टैक्स ऑडिट्स जब हम लोग करते हैं ऐसे एंटिटी का जिसका और किसी एक्ट में ऑडिट, तो उसमें आईसीडीएस जो 1 से लेकर 10 तक के हैं वो प्रॉपरली अप्लाई हुए कि नहीं, ये हम लोग को फॉर्म नंबर 3 सीडी में क्लॉज नंबर 13 में पूरा की पूरा लिखना पड़ता है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इन लोग चाहते थे कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ हु इज द एंटिटी हु हैज गिवन अस दिस पर्टिकुलर मैंडेट? द इनकम टैक्स एक्ट, आईसीडीएस अंडर द इनकम टैक्स। तो जब आरबीआई ने बोला, इनकम टैक्स ने बोला, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस था कि इनके अलावा उन असेसेस की बात करें जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, जो टैक्स ऑडिट के प्रोविजन में नहीं आते, सब्जेक्ट टू सो मेनी थिंग्स, आज अपना टॉपिक। ऐसे लोग जिन्होंने लोन्स नहीं लिए हुआ है इन द लिमिट व्हिच इज गवर्न्ड बाय द रिस्पेक्टिव बैंकर्स इन एलएफआर के क्वेश्चन के बियॉन्ड, ऐसे लोगों की क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनरेगुलेटेड होना चाहिए? और अगर आंसर यस है, तो वो छोटी सी कंपनी या वो छोटी सी एलएलपी जो शायद अभी तक के ऑपरेशन शुरू नहीं करी होगी या उसका टर्नओवर बहुत कम होगा, या वो छोटी सी ट्रस्ट या मठ के जो अकाउंट्स बनते हैं, उनको आप मैंडेट कर रहे हो कि आपके पास में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अकाउंट्स होने चाहिए। हमने बात करा था नरेश भाई, फॉर्म नंबर कौन सा था? एन था, कॉर्पोरेट एक्ट, है ना? तो उन सब के लिए है। लेकिन 10 करोड़ का जो बिजनेस कर रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44 रहेगी, आपको ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे उसके ऊपर कोई चीज बताई नहीं गई है। और अगर ऑडिट है तो भी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग द आईसीडीएस, बाकी कहीं कोई चीज बनेगी। गलतियां हमसे भी होती है, मेंबर्स हम लोग भी, और हम लोग वहां पे देखते नहीं थे कि AS1 डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कहां तक के फॉलो हो रही है। रिलेटेड पार्टी, क्या हमको एग्जम्पशन मिला है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी whose books of accounts are required to be audited under the income tax act, उनके यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कुछ था? तो ये सारे क्वेश्चंस थे। So with these questions, there was one technical guide given by the institute way back in 2020, और बाद में उन्होंने टेक्निकल गाइड को अपग्रेड कर दिया गाइडेंस को। So with this particular background, I welcome you all. Let us come down to this particular slide. आवाज 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 anyway, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए डाला था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और इसके बाद इसी के साथ में आगे वो छोड़ो, ये ना सोचो। क्यों छोड़ो? क्योंकि टैली ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी हम लोग को एक आंसर दे दिया। हमारे पास में हेमल भाई है, पंकज है, इन लोग हमको बताएंगे कि क्या चीज टैली ने लाया जिससे हमको टेंशन नहीं था। जब तक के टैली ने नहीं लाया था तब तक के क्वेश्चन तो मेरे मन में भी थे, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज। तो इनके अगर हमको आंसर्स मिल जाते हैं, वो मेरा आज का ये सेशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, now let us come down to the basic topics to be covered. First of all, let us get acquainted to the basic introductory things. Then what are the key features and the objectives for which this particular guidance note has come? I believe most of us, most of you are okay with my language and speed. Yes, sir. Yes. Good. Okay. Thirdly, what is the implementation timeline and applicability? Fourth, new and old format of the balance sheet for non-corporate entities. Similarly, new and old format of profit and loss of non-corporate entities. ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना हम सबको छोड़ना है। पहले से आ गया था, हम देखो बोलते जा रहे थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। राइट। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्या इसमें कुछ फर्क है? क्या है AS3 से ये कुछ अलग है? वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। Next, detailed classification of non-corporate entities. There are level 1 to level 4 given under the guidance note. बाद में एक छोटी सी चीज, छोटी सी क्या, बहुत अच्छा है, अमेंडमेंट आ गया जिसमें लोग ने बोला ये लेवल 1 2 3 4 आप भूल जाओ, नो नीड। MSME, नॉन MSME, लार्ज एंड MSME, ये दो क्राइटेरिया में उसको डिवाइड कर दिया। अब उसमें भी कुछ कैचेस हैं, मैं आगे जैसे जैसे आऊंगा तो वो बताऊंगा। नेक्स्ट, अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
जो प्रीवियस नंबर था classification of NCEs non-corporate entities. Why that is important to understand whether the accounting standards are applicable or not. कोई नई चीज नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं फिर से बोल रहा हूँ पहले से अप्लीकेबल है. हम लोग उनको अप्लाई नहीं कर रहे. जब भी कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर कोई चार्टेड अकाउंटेंट किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई या साइन कर रहा था तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वैसे अप्लीकेबल है. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब फॉलो नहीं कर रहे थे वो गलत था. ये गाइडेंस नोट में ऐसा नहीं बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब आपको फॉलो करने पहले से करने थे. गाइडेंस नोट तो बोलता है कि आपका फॉर्मेट इस टाइप से. नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपैरिजन between schedule 3 of the companies act and the format prescribed under the guideline. हम सब बोलेंगे more or less it is same. Yes, it is same, subject to few things. वो क्या चीजें हैं थोड़ा सा देख लीजिए. Next, there are FAQs given by accounting standard. बहुत important है. There are only 10 FAQs, but पक्का देख लीजिएगा. ठीक है, 10 FAQs हम लोग के लिए बहुत important है. Next, implications and challenges for entities and also for chart. ये चीजों को अपन छोड़ देंगे. एंटिटीज को क्या इम्प्लीमेंटेशन का तकलीफ है वो छोड़, वो चीजों का हमको बात नहीं करना है. हम लोग को इसके पहले की सारी चीजें. सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था ये क्या हुआ, ये क्या हुआ वाले से रिलेटेड स्लाइड है. इसमें क्या बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो कि पिलर है जो अपने को टाइम एंड अगेन गाइडलाइंस देता है. अलग अलग उनके प्रोमलगेशंस आते हैं. प्रोमलगेशंस आते हैं बाय वे ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंस्टीट्यूट के प्रोमलगेशंस की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, गाइडेंस नोट रहते हैं, देन टेक्निकल गाइड्स रहते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल गाइड से मैं थोड़ा सा लीक साइड की बात कर रहा हूँ. सेक्शन 45(4) के ऊपर एक टेक्निकल गाइड बहुत जरूरी है, जरूर पढ़िएगा. कैपिटल गेन से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है. एक पार्टनर है, एक पार्टनर का है, हम लोग को लगता है उससे फर्क क्या पड़ता है. सर उसमें ना सेक्शन 45(4) में बहुत सारे इम्प्लीकेशन है जिसके लिए टेक्निकल गाइड बन गया. आई कुड नेवर थॉट कि इस टाइप का टेक्निकल गाइड, राइट. सो टेक्निकल गाइड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और इसके अलावा फिर हम लोग के एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के ओपिनियंस आते हैं, कंपेंडियम ऑफ ओपिनियंस. So these are the set of various kind of promulgations given by ICI. One of them is guidance. Now people would say, "Hey, guidance note is mandatory." Yeah, what is guidance note? So basically, guidance note is given by ICAI, Institute of Chartered Accountants. Whether it is mandatory for a proprietorship firm to follow the guidance note, answer is absolutely no. Member के लिए सिर्फ implication है उसका. रिस्ट्रिक्शंस या जो कुछ भी गाइडलाइंस आ रहे हैं वो सिर्फ मेंबर्स के लिए. रिकमेंडेटरी है कि मैंडेटरी है फॉर मेंबर्स? डेफिनेटली मैंडेटरी है. गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट में ये बोला गया है, इवन एफएक्यूज में भी आप देखेंगे कि अगर आपके पास इससे बेहतर कोई चीज अवेलेबल है सो यू कैन मूव ऑन टू दैट. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है. टेक एनी एग्जांपल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. टेक एग्जांपल ऑफ AS3. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है, मेथड्स दिए हुए हैं, सारी चीजें दी है, डिस्क्लोजर. अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें बेटर कर दूं तो क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं कर सकते. गाइडेंस नोट में ये फॉर्मेट दिया है. इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई चीज में चेंज करना है तो क्या आप कर सकते हैं? 100% यू कैन डू. तो जो मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी के बीच में जो फर्क होता है वो फर्क में हमको सिर्फ इतना देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भले ही आपके पास में कोई चीज बेटर है बट आप उसको कुछ नहीं कर सकते. गाइडेंस नोट में अगर कोई चीज बेटर है तो आप उस बेटर चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन फॉर बेटरमेंट और द चेंज व्हिच यू आर अडॉप्टिंग. गेटिंग मी? तो गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी टू द एक्सटेंट यू हैव गॉट सम बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, राइट. So it is only for the members. Now if there is some proprietor, मान लीजिए कि आज मंसाली सर है, proprietor है, he is not a chartered accountant और उनके पास में मैं ऑडिटर और सर ने अकाउंट्स बना के मेरे पास ला के दिया और उन्होंने टी फॉर्मेट में अकाउंट्स बना के ला के. व्हाट कैन आई डू? बोल सकते हो कि सर ये तो गलत है. गाइडेंस नोट ने ऐसा बोला. सर बोलेंगे व्हाट इज गाइडेंस नोट? मेरे लिए क्या शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में है, क्या ये जीएसटी एक्ट में है? ठीक है ना, सर के लिए नहीं है ये. तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके तरफ से जो डेटा आता है उसमें एक्सपेक्टेड क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या एक्सपेक्टेड है. दे विल गिव प्रोवाइड अस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द ट्रायल बैलेंस and the financial statements. We are not supposed to draw the financial statements from the books of account. They are
made and provided to us by the management. In fact, कंपनीज एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको ऑडिट के लिए दिए जाते हैं वो पहले बोर्ड में अप्रूव होते हैं. सो बोर्ड अप्रूव्ड अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई एम करेक्ट सर? तो इस टाइप से होता है. तो कभी भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, नॉट थिंक फ्रॉम द मैनेजमेंट्स पर्सपेक्टिव. गाइडेंस नोट whether applicable? No. So management can present the accounting standard in the manner they like. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में एक ही शस्त्र है. कौन सा? ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिट रिपोर्ट में हमारे को जो भी डिस्क्लोजर देना है, क्वालिफाई करना है, डिस्क्लेमर देना है, जो कोई भी चीजें करना है वो कर सकते हैं एज अ ऑडिटर ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट द क्वेश्चन इज, सपोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड, देन व्हाट? Nothing doing. So this particular question which is now before us, the issue which is before us, ये नया फॉर्मेट जो आया है इसका इम्पैक्ट कहाँ का आएगा अगर हम लोग हमारे ऑफिस में देखें. तो जिन लोगों का ऑडिट नहीं है उनके बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए, उस पर टेंशन नहीं. जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करने, वहां पे भी हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट एप्लीकेबल है. भले आप बैंक के पर्पस के लिए साइन करके दे दो या आप उनको नेटवर्क के लिए साइन करके दे दो या किसी भी पर्पस के लिए, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप लोगों के सिग्नेचर आती है, वहां पे गाइडेंस. बट अगर साइन ही नहीं हो रही है तो हम लोगों को ये जो इशू है ये इशू नहीं है. दिस इज नॉन इशू फॉर अस. So now, can the banker ask the management or the business owner कि मेरे को तो आप इस फॉर्मेट में लाके दीजिए, वो फॉर्मेट गलत है. बैंकर की तो हैबिट होती है ना, तो हर किसी को बोलते हैं कि मेरे को सीएसआर सर्टिफाई करके दो. वो बात अलग है कि उसमें हम लोग को ही अच्छा होता है, बट बैंकर तो हर छोटी सी भी बैलेंस शीट है तो सर्टिफाई करके मंगाता है. तो उसी तरह से अगर बैंकर ने किसी बिजनेस ओनर को बोला कि आपने मेरे पास में जो स्टेटमेंट दिए है वो वाले स्टेटमेंट और हमारे पास एक सीए के पास आए हुए स्टेटमेंट, इन दोनों में फर्क दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो एज मैनेजमेंट हमको आंसर यही देना है कि हमारे लिए कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल है मैं डिसाइड करूँ. ठीक है, आप कंपेयर जो कर रहे हैं वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए ना. ही इज नॉट एन एप्पल फॉर मी, ही इज नॉट कंपेरेबल, ही इज अंडर द ऑडिट, आई एम नॉट इन द ऑडिट. तो ये फर्क होता है. बट एनीवे, अगर हम लोग शब्दों से देखें, इफ वी गो इनटू द डिटेल, सो व्हाट इज द एनालॉजी of the C Institute for bringing this particular guidance note is not only for the chartered accountant, it is for industry as such also. Because financial statement जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे CS का नाम आते हैं, और हमारे थ्रू बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कहीं बाहर जाते हैं तो स्टेक होल्डर से चाहता है नॉर्मली कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो इसलिए अगर हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आई ओनली एडवाइज दैट दोज शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइडेंस. Right. Next. The ICI, through its accounting standard board, formulates and recommends accounting standard with Ind AS or AS for the companies to the government by way of notification under section 133 of the Companies Act. But ये बात तो हमारे Companies Act की होगी. जहाँ पे Companies Act नहीं है वहां पे फिर किस टाइप से आएगा? So it has come by way of guidance. Right. Now, in line with this thing, they have just recommended this format in the technical guide. तो जब तक के रिकमेंडेशन था हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया. जिस दिन वो टेक्निकल गाइड को इन्होंने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर रहे हैं इनटू अ गाइडेंस नोट, फ्रॉम दैट डे इट इज मैंडेटरी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हु आर साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर वे. अब कौन कौन से एंटिटीज को गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है? तो आज का जो टॉपिक था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, उनके लिए एप्लीकेबल. नाउ व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज? व्हाट इज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी? एनीथिंग व्हिच इज नॉट कॉर्पोरेट. करेक्ट. सो व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी कॉर्पोरेट? LLP and LLPs एंड कंपनीज. तो इसके अलावा जो भी आते हैं वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के डेफिनेशन. कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फॉर्मेट एप्लीकेबल है? सबसे पहले द बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड
those notes and other statements and explanatory material that is integral part of the financial statement. तो ये जो पूरा सेट है, हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, और अगर ये ऑडिटेड है तो ऑडिट रिपोर्ट भी पार्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये सारी चीजें के ऊपर हमारा गाइडेंस नोट एप्लीकेबल रहता है। नाउ द नोट शुड आल्सो इंक्लूड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो गाइडेंस नोट ने ये बोला है कि जो 4-5 चीजें हैं, ये 4-5 चीजों को ये गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है, एग्री? और उसमें ये बोला कि जो नोट्स हैं, वो नोट्स में सारे सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोले गए हैं वो भी रहना चाहिए। इसका मतलब accounting standards are linked by virtue of this particular statement in the guidance with to the non-corporate entities. Next objective, we have to ensure high quality of financial reporting in the financial statements. How to do it? First of all, the standardization. मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि क्यों ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं था। आप याद करिए, कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी हैं जिनका असेट साइड शुरू होता है कैश इन हैंड से, कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी हैं जो पहले असेट और बाद में लायबिलिटीज बताए, कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी हैं जिन लोगों में प्रेजेंटेशन के समय उन लोग नेट करके प्रेजेंट कर देते, जैसे आपके पास में अनसेक्योर्ड लोन टेकन एंड लोन्स गिवन, दोनों फिगर को नेट कर रही है, प्रेजेंट कर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिसीव्ड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर पेड, नेट कर दिया और बता दिया। इस टाइप से भी लोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, बेटर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। हम लोग जिस फॉर्मेट में सेग्रीगेशन कर रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। उसके लिए इन लोग ने ऑलरेडी हम लोग को जो फॉर्मेट बताए उसमें स्ट्रक्चरिंग दे दिया कि किसके बाद कौन सी चीज होगी, करंट कैसा रहेगा, नॉन करंट कैसा रहेगा, डिफाइन भी कर। बेटर डिस्क्लोजर, जो भी हम लोग के स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको जो जो चीजें समझना रहती है उनका डिस्क्लोजर उसी पैटर्न में चाहिए जिस पैटर्न में उनको है, इसलिए इन लोग ने बेटर डिस्क्लोजर भी आना चाहिए। एंड नीड फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ एंटिटीज। आप ये नहीं बोल सकते कि छोटी सी एंटिटी है, आज उसका 10, 15, 20, 25 लाख का टर्नओवर हुआ है और उसको हाईएस्ट लेवल के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर, कैन डू इट। तो इसलिए इन लोग ने इसमें सेग्रीगेशन कर। कंपेरेबिलिटी, अभी तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते थे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं देते थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब वो बोला ये नहीं चलेगा, कंपेरेबिलिटी तो आपके वही के वही होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड एंटिटीज, कौन से एंटिटीज को ये चीजें एग्जम्प्ट है वो हम लोग को बता दिए। सैंपल फॉर्मेट जो है, व्हाई सैंपल? बिकॉज इफ देयर इज एनी बेटर फॉर्मेट then you can present the things in a better format. This is a keyword which I have told you why guidance note is supposed to be recommended. Next, easy to compare. Why easy to compare? Because अगर किसी ग्रुप का हम लोग काम कर रहे हैं, उसके कंपनी एक LLP है, एक HUF में काम कर रहा है, कुछ प्रोप्राइटरशिप में काम हो रहे हैं, और अपन उसके सामने जब सब चीजें लेके टैक्स का इफेक्ट लेने के लिए बैठते हैं ओनर के साथ, बताइए आपकी बैलेंस शीट कैसी बन रही है, ये वाली ऐसी, ये वाली ऐसी, हम लोग कुछ क्या बता पाते। अब मैंडेटरी हो गया, हर फॉर्मेट कम से कम एक जैसा दिखेगा। एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट, ये जो फॉर्मेट है ये वर्ल्ड के बेस्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स के साथ में अलाइंड है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग हम लोग का दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाट आर द टाइमलाइंस एंड टू whom it is applicable? सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखें कि this is applicable for the financial statements which are prepared for the period after 1/4/2020. Plainly speaking, 24-25 फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको इस फॉर्मेट में बनाना है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा टीजर, अगर किसी व्यक्ति ने, FAQ का पार्ट है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना टैक्स ऑडिट लेट करवाया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स ऑडिट है,
अकाउंटेंट उसके बीमार हो गए थे, सब्सिक्वेंटली उनकी डेथ हो गई, नया अकाउंटेंट को अपॉइंट करा, उस नए अकाउंटेंट ने आके अप्रैल 2024 में सारी चीजों को कंपाइल करना शुरू करा। आपके सामने जुलाई 2025 में लाके सारे अकाउंट्स बना के, या जुलाई 2024 में अकाउंट्स बना के लाके, तो उसमें जो यूनियन वगैरह जो लगेगा वो तो आपका करेंट डेबिट करेगा, रहेगा भी नेचुरली। तो वो कौन से फॉर्मेट में बनना चाहिए अगर वो एक प्रोप्राइटरशिप ट्रांजेक्शन है? एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 के बाद के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सिर्फ उनके लिए ये वाले गाइडेंस। सेकंड क्वेश्चन, देयर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म which was there from 1st April 2024, पहले भी थी, 1st April 2024 से लेकर 30 जून 24 तक के वो पार्टनरशिप में काम था। उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने के बाद में उसका पैन नंबर डिफरेंट है, दैट मींस आइडेंटिटी डिफरेंट। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दो पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बने, एक बना 1 अप्रैल से 30 जून तक का, दूसरा बना 1 जुलाई से 31 मार्च तक का, वन एज पार्टनरशिप, वन एज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स बने फर्स्ट क्वार्टर के, वो अकाउंट्स आपके कौन से फॉर्मेट में है? एब्सोल्युटली क्लियर। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन 1/4/2024 एंड आफ्टर क्या है उसके लिए, अगर इसमें वर्डिंग सही रहते फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, तो शायद हमने सोचा तो है यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर उस जगह तक एंडिंग हो, पहले एंड हो गया, बट यहाँ पे इस टाइप से ही देना। एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे स्लाइड्स में आएगा, वो ये जो पर्टिकुलर केस मैंने बताया 1 अप्रैल से 30 जून तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका कंपेरेबल पीरियड क्या रहेगा? क्योंकि अभी आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी दे दिए, क्वेश्चन समझ गए ना, इश्यू समझ गए ना? तो इसमें दो आंसर्स रह सकते हैं, एक तो रहेगा 1 अप्रैल 23 से 30 जून 23, दूसरा रहेगा एंटायर फाइनेंशियल ईयर 23-24। Figures are not comparable करके नोट करके वहाँ तो ये भी रहेगा, वहाँ का क्वार्टर कहाँ से निकला? ये भी है। एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कोई हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? इज देयर एनी एएस फॉर एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? है ना? वो क्या बोलते हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। जी सर, एग्जैक्टली हम लोग को इस चीज के पहले देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी एंटिटी को अप्लीकेबल है। मैंने आपको बताया ना सेग्रीगेशन ऑफ एंटिटीज का लेवल 1 2 3 4, एमएसएमई नॉन एमएसएमई, ये जो चीजें हुई है इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल है। अब सही द गिवन एग्जांपल आपके लिए वो वाले जो इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एएस मेरे ख्याल से 24 है जो भी, तो अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल ही नहीं है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होने के कारण आपको, तो हम लोग को नोट डाल के छोड़ना पड़ेगा जैसा अभी लेटर भाई ने बोला, क्योंकि आपके पिछले साल के अकाउंट उस क्वार्टर के बन ही नहीं सकते ना, वो तो आपके ऑलरेडी बन गए, रिटर्न फाइल हो गया, वो फुल ईयर का बन गया, तो फिर आपको ये तो नोट डाल के छोड़ देना है, या आपको फुल ईयर के फिगर्स डालने हैं और वहां पे डिस्क्लोजर में लिख के भेजना है कि दिस इज व्हाट इट है। सो ये कहीं पे एफएक्यू में कवर नहीं हुआ है, गाइडेंस नोट में नहीं है, कि मेरे को प्रैक्टिकली लग रहा है क्योंकि अपन लोग वर्कशॉप मॉडल में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वी कैन कम टू कॉमन कंसेंसस, राइट? नाउ this particular thing, whether it is applicable to all non-corporate entities. So the answer is अगर non-corporate entity को उसके respective statute में कोई फॉर्मेट बताया गया है तो वो फॉर्मेट प्रिवेल करेगा इस फॉर्मेट के, ट्रस्ट वगैरह जैसे ट्रस्ट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको उस पर्टिकुलर रेगुलेशन का फॉर्मेट एप्लीकेबल है, तो इनके लिए ये वाला फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है सर, कि सपोज देयर इज अ ट्रस्ट और अ मट जिसके पास में जो रजिस्टर्ड है किसी एक्ट,
और उस एक्ट का आवाज आ रही सबको ना, और उस एक्ट में कुछ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा हुआ है और आप आज तक के फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, आज तक के फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे उसका रिटर्न आप फाइल कर देते थे बिफोर द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके पास में आप अपनी बैलेंस शीट ऑडिटेड फाइल कर देते थे, भले गलत फॉर्मेट। ऐसे केस में हम लोगों को कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल रहेगा? क्या वो एक्ट वाला जो कि आप नहीं कर रहे थे, कि इस गाइडेंस नोट में जो बताए एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए गाइडेंस नोट नहीं आया, ठीक है? तो हम लोग को जो आपकी रेगुलेटरी वाली एक्ट है उसके फॉर्मेट में ही चीजें बना। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में कौन कौन से टाइप की एंटिटीज आती है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर गलती से कोई एचएफ अपने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते तो एचएफ को भी इस फॉर्मेट में ही चीजें बनाना रहते, उसको बताने के लिए मैंने डिस्क्लोज दिया है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो एब्सोल्युटली नॉट एप्लीकेबल। आप बोल ही नहीं सकते कि सेट हमारे को एप्लीकेबल नहीं हो। गाइडेंस नोट ने जो एग्जम्पशन दिया है उतने ही एग्जम्पशन है, बाकी कोई एग्जम्पशन नहीं। नाउ which are the detailed things, mandatory things and which are recommended things, और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री से ऑडिट की तरफ आ जाता हूँ और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलता हूँ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो डेविएशंस है वो डेविएशंस को अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करें, और अगर वो डेविएशन से आपका ट्रू एंड फेयरनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो फिर आपने क्वालिफिकेशन को वैसा मॉडिफाई करना। अगर नहीं, सिर्फ डिस्क्लोजर ही बराबर नहीं हो रहा, बाकी ट्रू एंड फेयर है, ऐसा अगर हो रहा है तो सिर्फ उतना सा डिस्क्लोजर दे दीजिए। आप बोलेंगे कि सर 3CB और 3CD ये मेरे क्लाइंट को एप्लीकेबल, ठीक है, इन दिस केस हम लोग का डिस्क्लोजर कहाँ आएगा? तो डू वी गिव सम काइंड ऑफ डिस्क्लोजर इन फॉर्म नंबर 3CB? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फॉर्म नंबर 3CB में हमको बताना है कि ये अगर किसी असीसी ने इस फॉर्मेट में नहीं बनाया तो हम लोग को फॉर्म नंबर 3CB में उस पर्टिकुलर जगह डिस्क्लोज करना है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं। यस, फुल कॉम्प्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। अगर हमने बोल दिया कि आई एम फॉलोइंग रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इसके अलावा कैश फ्लो वगैरह मेरे को नहीं लगता, वो चीज मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा पिक एंड चूज वाले आप चीजें कर सकते हो। So can we say that books of accounts are accounting standard compliant? So once the books of account are subjected to audit, so auditor has to ensure that those books of accounts comply with all the applicable accounting standard for that particular entity. अगर नहीं तो ऑडिटर, ठीक है, उसको क्वांटिफाई कर सके क्वांटिफाई करना, नहीं क्वांटिफाई कर सके नहीं करना। अब this brings to a very important practical aspect. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसा है? टेक सिचुएशन ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, 10, 11, 12 करोड़ का टर्नओवर है, 44 AB में ऑडिट हो रहा है, आप ऑडिट कर भी रहे हो, डिप्रिसिएशन हो रहा है, आप डिप्रिसिएट भी कर रहे हो, किस रेट से? इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए रेट से, कोई गलती तो हो नहीं रही है, एवरीथिंग इज फाइन। बट क्या सेक्शन 32 और AS6 ये दोनों अलाइंड है? अभी जो रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन का वो डिपेंड होता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर, और इनकम टैक्स एक्ट में कहीं तो भी जिक्र दिया है कि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का, सेक्शन 32, सेक्शन 43, अपेंडिक्स, यहाँ वहां कहीं तो भी दिया है क्या? कहीं नहीं। और ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमारे पास आते हैं और हम लोग ने उसको सर्टिफाई कर दिया या ऑडिट कर दिया और ऑडिट रिपोर्ट में कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को या तो डेमोन्स्ट्रेट करना है
कि हमने यूजफुल लाइफ, हम लोग इन्हें मैनेजमेंट ने, कि यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट को हमने कंपेयर करा इनकम टैक्स के डिप्रिसिएशन के रेट के चार्ट के साथ में, एंड वी फाइंड दैट इट रीजनेबली मैचेस, एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट समथिंग इज आई मीन मटेरियल टू बी स्किप्ड। ओके, अगर ऐसा डेमोन्स्ट्रेट मैनेजमेंट करती है और आप सेटिस्फाई होते हैं, देन इट्स ओके। बट आप देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से या जिस पर्टिकुलर मशीन से, कंप्यूटर से बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रिंट आउट निकल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें जिसके थ्रू आप ऑडिट कर रहे हो, वही अगर 2015 का परचेस करा गया है और उस असेट को 40% का डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होके आपके बुक्स में फुल्ली डिप्रिसिएट हो चुका है, तो क्या आप बोल सकते हो क्या कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट कॉम्प्लाइंट है या डिप्रिसिएशन के एंगल से हम लोग ओके हैं? तो आपको इस एंगल से सोचना है, और ये सिर्फ गाइडेंस नोट आने से सोचना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ये तो पहले से ही था। सेक्शन 32 में सर कोई चेंज नहीं है इनकम टैक्स में, A6 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले से गलती हमारी हो रही थी कि हम लोग कभी डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं करते थे कि वो दोनों चीजों को हमको लिंक करने के। अभी ये मैंडेटरी हो गया क्योंकि जो गाइडेंस नोट के वर्डिंग्स है उसमें लिखा गया है कि हमको एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर इज नो एग्जम्पशन गिवन फॉर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन हम लोग का इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनना चाहिए अबाउट AS6 फॉर, ठीक है, डिप्रिसिएशन। सो लाइकवाइज हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्यों इतना बवाल हुआ? ये जो नया फॉर्मेट आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसके लेके हम लोग सब डरे हैं, स्पेक्टिकल हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या क्या हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि पहले क्या था, पहले का जो फॉर्मेट था दैट वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। अभी इन लोग ने रिवाइज फॉर्मेट जो कर दिए इसको यूनिफॉर्मली वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है। Unless you have got some better presentation, again I am saying why, because this is guidance note. So unless you have got a better presentation in the horizontal in the T format, this format is mandatory. तो सबसे पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्लासिफिकेशन, अभी क्लियर क्लासिफिकेशन बिटवीन करेंट एंड नॉन करेंट, प्रॉपर डिस्टिंक्शन के साथ। पहले क्या था, रिक्वायरमेंट भी थी ऐसी, मिक्स हुआ करता था, वे गड़ा कर रहा था, अभी तो क्लियर कर। नेक्स्ट, नोट्स अकाउंट पहले बनते ही नहीं थे या बहुत छोटे से बनते थे। एंटिटी क्या करती है, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कितना है, प्रीवियस ईयर के फिगर को रीग्रुप कर दिया, ऐसे कुछ क्या कर देता। मुझे तो समझते नहीं था कि प्रीवियस ईयर रीग्रुपिंग का हम लोग नोट क्यों डालते थे जब कंपेरेबल फिगर्स ही नहीं होते थे। मैनेजमेंट डालती थी, उनको कंपनी के रिलायंस का निकाल लेती थी नोट्स, उसमें दिखता था प्रीवियस ईयर सर का रीग्रुप, और वो लोग डाल देते थे। और ये कौन अप्लाई करता था सर, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, T फॉर्मेट फॉलो करने वाले जिनके पास प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं रहते, वो भी ये चीज देखते थे। तो ऐसे मिस्टेक्स होते आ रहे हैं, अब हमको उसके ऊपर 2 बार सोचना है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कई बार मिस हो जाते थे। मिस होते थे कैसे, हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, वहां पे हम लोग को जो क्लॉज था 17 है जो भी है जिसमें लिखना पड़ता है, वहां पे हम लोग डालते हैं सैलरी पेड टू वाइफ, एचएफ के साथ ये ट्रांजैक्शन हुआ, लोन लिया वगैरह वगैरह, वहां लिखते थे। बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट रहता था उसमें नहीं लिखते थे हम लोग। तो हम लोग को क्या एग्जम्पशन मिला हुआ था, डिस्क्लोजर ऑफ की अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ये सब चीजों का एग्जम्पशन था, नहीं था, गलती होती थी ये चीजें। अब नहीं कर सकते। एजिंग के शेड्यूल्स पहले कोई रिक्वायर्ड ही नहीं थे। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि बैंकर्स इन बैलेंस शीट्स के बेसिस पे डीपी डिसाइड करके लोगों को लोन देती थी। सीए कोई और रहता था, बैंकिंग का काम कोई और करता था, सर्टिफिकेट किसी और सीए का रहता था, और उसके बेसिस पे बैंक डीपी डिटरमाइन करके लोगों को लोन देती थी। आज तो भाई अगर वो ऑडिट में है या सीए को सर्टिफाई करके बैलेंस शीट देना है, बैंकर ने मांगा है, तो आपको एजिंग के साथ देना है। अभी एजिंग शादी वाली नहीं है, हम लोग जब उसके शेड्यूल्स पे आएंगे देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि बड़ी डेंजरस है एजिंग, बहुत सारा ब्रेकअप देने का उसमें। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स बहुत बार हम लोग खुद ही सजेस्ट कर देते कि आप नेट एडिशन या नेट ड्रॉइंग्स बता दीजिए।
होता भी था कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है और शेयर्स में धड़ल्ले से काम हो रहा है, और शेयर से बहुत सारा 10 करोड़ रुपए की एंट्री आ रही है, 11 करोड़ रुपए की एंट्री चलेगी, हमने नेट ड्रॉइंग करके 1 करोड़ रुपए बताया, ठीक है ना, वो अलाउड नहीं है। ये गाइडेंस नोट ने क्लियर कट बोला है कि आपको ग्रॉस फिगर्स देने के, यू कांट क्लब इट, ठीक है, सेपरेट लाइन आइटम से। और अभी कैपिटल का जो शेड्यूल है उसका फॉर्मेटिंग, पहले हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट में जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेस ड्राइंग्स नेट बैलेंस बैलेंस शीट का फिगर, ये नहीं कर सकते अभी, ये भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें बंद हो गई। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का रिपोर्टिंग पहले क्या था, मिक्स हो गया था, अभी आपको सेग्रीगेट करना है और थ्रेशोल्ड बेस करना है। इवन यहाँ तक के बोला गया है कि कौन से लाइन आइटम को आपको एक्सपेंडिचर में, जब अपन लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, तो कौन से लाइन आइटम को सेपरेटली बताने में बोला गया है, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया है। हम हमारे मन से सारी चीजों को उठा के मिसलेनियस में, ऑफिस एक्सपेंसेस में, शॉप एक्सपेंसेस में, साइट एक्सपेंसेस में डाल के ऐसा नहीं कर सकते, आपको आइटम वाइज डिटरमाइन करना है। ये थोड़ा सा मैंने ओल्ड एंड न्यू फॉर्मेट के बारे में बताया। ओल्ड फॉर्मेट हम सब वाकिफ है, न्यू फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अमेंडमेंट्स आ गए, वो दोनों साल के फिगर्स हैं। फिगर्स आपको रुपीज में देने हैं कि राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ के क्या रूल्स हैं, वो भी इस गाइडेंस नोट में डिस्कस है, हमको वो भी चीजें देखना पड़ेगी। और आप देखिए लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटी दोनों को अलग अलग कर देंगे। एंड देयर इज वन मोर डिस्क्लोजर के ऊपर, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के ऊपर एक गाइडेंस नोट है CST, उसने हर आइटम के बारे में बताया कि कौन सा आइटम कैसा रहना चाहिए, डिटरमाइन करा हुआ है। वो गाइडेंस नोट के साथ में हमको उसका एक कॉन्जॉइंट रीडिंग करना पड़ेगा, कोई भी चीज हम लोग डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकते। जैसा उस पर्टिकुलर गाइडेंस नोट में ये भी बोला है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये आपका करेंट आइटम है कि नॉन करेंट आइटम है ना। कई बार हम लोग सोचते थे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो हर साल चेंज होगा, यू हैव टू टेस्ट इट एवरी ईयर बेस्ड ऑन द टाइमिंग डिफरेंसेस, करेक्ट। तो अगर आपको हर साल टेस्ट करना है तो लेस देन 12 मंथ्स में चेंज होगा, तो अगर लेस देन 12 मंथ्स में चेंज होने वाला है तो उसको तो करंट बताया जाएगा। लेकिन वो वाला जो गाइडेंस नोट है, उस गाइडेंस नोट में बताया गया था कि डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये नॉन करंट आइटम्स होते हैं, और उसका रेफरेंस यहाँ पे है। और इसलिए ये जो फॉर्मेट है ये मैंने नहीं बनाया है, ये गाइडेंस नोट में दिया हुआ फॉर्मेट है जिसमें इन लोग ने नॉन करंट करके ट्रीट करें। केवल इतना ही नहीं, आप अगर लोन्स के बारे में देखेंगे तो लोन्स में हम लोगों को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर आप सोचिए, उसके साथ आप इसको कम करेंगे। क्या बोले गए, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम एज अ टर्म लोन, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, loans from related parties, maturity of the finance lease obligation and other loans and advances, ये कैटेगरी में आपको पहले टर्म लोन्स को लेना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड बोरिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, ठीक है। आपने टर्म लोन लिया बैंक से, तो क्या आपने सिक्योर्ड लिया क्या अनसिक्योर्ड लिया वो बताना है। आपने किसी अदर पार्टी से लिया, नॉट फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, कंपनीज में तो आपने अदर पार्टी से तो लेना बैन ही है। हम लोग बात करें नॉन कॉर्पोरेट की, तो नॉन कॉर्पोरेट में उन्होंने किसी नॉन रिलेटेड पार्टी से भी लोन लिया। नॉर्मली हम लोग इसको कौन से हेड में बताते थे, अनसेक्योर्ड लोन। तो वो जो अनसेक्योर्ड लोन रहता था उसके बारे में हम लोग और कोई क्लासिफिकेशन देते ही नहीं थे, अभी तो करंट नॉन करंट बोलना पड़ेगा, सिक्योर्ड अनसेक्योर्ड बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटेड है। और अगर वो सिक्योर्ड है तो नेचर ऑफ सिक्योरिटी बोलनी पड़ेगी, ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, टेक अ सिचुएशन वेयर अ बैंक हैज गिवन अ टर्म लोन, say term loan of rupees 50 lakhs to be repaid over a period of 5 years, और पूरा 50 lakhs आपके रिपोर्टिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ऐसे केस में कितना पोर्शन करेंट रहेगा, कितना पोर्शन नॉन करेंट रहेगा, रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ का फर्क
जो विद इन 1 ईयर रिपोर्टिंग डेट से 1 ईयर के अंदर जितना ड्यू हो रहा है वो आपका करंट में आ जाएगा और बैलेंस पोर्शन नॉन करंट में आ जाएगा। परफेक्ट, आज तक हम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अभी 40 lakhs एंड 10 lakhs ये दो चीज अलग अलग है। परफेक्ट। अब कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब यही लोन जो 50 lakhs का था उसमें आपने 35 lakhs की सिक्योरिटी दिया था या 30 lakhs की सिक्योरिटी दिया था और एक प्रॉपर्टी अवेलेबल थी प्रोप्राइटर के वाइफ की, उसकी वैल्यू थी 25 lakhs, वो भी आपने सिक्योरिटी में दिया। नाउ यू टेल मी what disclosure to be given, whether it is secured or unsecured. Art secured. Secured तो है ही। Give me your justification. Only the properties which the firm or the proprietor has to वो और देता है, मतलब बैंक को देता है, that is only a secured portion and nothing else. Perfect. जिस एंटिटी में लोन है उसी एंटिटी की सिक्योरिटी, उसी एंटिटी के असेट्स को अगर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी करके दिया है तो वो सिक्योर्ड माना जाएगा। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी को सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा फॉर दिस पर्पस, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग डिस्क्लोजर्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हम लोग बात करें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड ये वाला काइंड ऑफ सिक्योर्ड होना चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी भी दिया है, you can write कि secured by the personal property of the firm. सर आप लिखेंगे, वो लिखेंगे, लेकिन वो चीजें इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं मानी जाती, Unsecured ही मानी जाए। अनसेक्योर्ड मानी जाती, Partnership और उसका partners property है ना, unsecured ही है। तो भी अनसेक्योर्ड है। उस एंटिटी की होना चाहिए, उस एंटिटी की होना चाहिए। उसकी बात अपने secured loan ही है। हम लोग बैंक की बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटिटी। Okay, what he told is from the perspective of the entity. नरेश भाई, वो बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बैलेंस शीट देंगे जब अपन तो बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए दे रहे, वहां तो बैंक का कंफ्यूज हो जाएगा। अपना एस्पेक्ट बैंक का नहीं है। नहीं, अल्टीमेटली एस्पेक्ट तो वही है ना कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करना है ताकि सबको अच्छे से चीजें दिखे और समझे। तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब ये सिक्योर्ड है क्या। मैंने तो सिक्योर दी थी, उन्होंने तो अनसिक्योर्ड क्लासिफाई ठीक है, anyway to cut the long things short, against the long things short, जो इसने बोला that's correct, that is the version in the guidance. अच्छा, as of now, शेड्यूल 3 के हिसाब से, कंपनी सेक्ट के हिसाब से, अगर डायरेक्टर्स या कोई और पार्टी, थर्ड पार्टी गारंटी अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, तो शेड्यूल 3 में वी हैव टू रिपोर्ट इट एज सिक्योर्ड। वहां तो सिक्योर आती है, शेड्यूल 3 में सिक्योर्ड होता है। नहीं, शेड्यूल 3 में भी सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो एनीवे अगर कोई डाइवर्जेंट भी होगा तो हम लोग उसके ऊपर देखेंगे, बट देन दिस इज व्हाट इज रिटन इन द गाइडेंस नोट। और ये गाइडेंस नोट की ये वाली जो वर्डिंग्स है, ये डिस्क्लोजर वाला जो गाइडेंस नोट है वहां से पिक कराए, ठीक है। तो वहां से आएगा। कुछ और लिखा है उसमें सर, एनीथिंग एल्स? पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है तो कैसे सिक्योर नहीं, मेरे ख्याल से ना, जहाँ तक सब्जेक्ट को अपन इसको लास्ट में डिस्कशन पे ले लेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से इवन इफ the third party has given a guarantee or mortgage on the property, हम लोग जो शेड्यूल 3 में secured loan में रिपोर्ट करते हैं, and with the note therein that the property is secured by the mortgage of the so and so property for that loan. अपन इसको एंड पे डिस्कशन ले लेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे, बट दिस इज व्हाट दे हैव रिटन इन द Yes. गाइडेंस नोट। इंटरेस्टिंग है। नया नया चीजें आ रही है। इसमें एक और ट्विस्ट, आप मेरा Yes. बेसिक क्वेश्चन देखिए। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था 50 lakhs का लोन, एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, ओवर ड्यू के नहीं, वो मैं बात ही नहीं कर। और वो लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी दी थी 30 + 25, नाउ +25 फॉर द टाइमिंग छोड़ दीजिए, नरेश भाई ने बोला पार्क इट फॉर डिस्कशन आफ्टर, सो 30 lakhs है। अभी जो 30 लाख की सिक्योरिटी वाली जो चीज है, इसका डिस्क्लोजर आपको करंट एंड नॉन करंट में देना कैसे देखें? हमने 40 and 10 का डिसाइड करा था अभी, बराबर महेंद्र भाई। अब वो 40 and 10 में क्या आप ये रेशियो लगाओगे 30/50 में 60%, तो 40 का 60% विल बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड एंड 10 का 60% विल बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड। कॉमन नहीं ना, डिस्क्लोजर तो आपको अलग देना है ना, आपका शेड्यूल अलग हो रहा है। ये आपका बोल रहे हैं पार्ट सिक्योरिटी, यस, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी मेरा ये कहना है कि आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक या 40 lakhs बताए, ठीक है। और ये 40 lakhs बताने के बाद में आपने बोला कि
सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो वहाँ पे आपको जो भी डिस्क्लोजर देना है, तो इस पर्टिकुलर टर्म लोन को आप क्या बोलेंगे? और जो 10 लाख आप बताओगे करंट लायबिलिटी में, वहाँ पे क्या बोलेंगे? by way of Loan is secure. टर्म लोन लिखते हैं Loan. वन ईयर Security cover कम है उसका. टर्म लोन ड्यूरिंग वन ईयर लिखते हैं Current. टर्म लोन ही है करेक्ट करेक्ट। नहीं तो सर उसमें हम लोग अभी अगर वो करंट नॉन करंट को बोल जाइए, अगर सिर्फ उसको हमने नॉन करंट पे लेना था तो हमारी वर्डिंग सिंपल हो गई रहती, टर्म लोन 50 लाख और उसमें सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी वर्थ 30 लाख, ये आ गया रहता। करेक्ट। अब इसमें हम लोग को करंट एंड नॉन करंट करना है, तो दोनों जगह हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर कि नॉन करंट करंट वाला जब आप लिखोगे ये 10 लाख आएगा और उसमें सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी वर्थ, ठीक है। तो पढ़ने वालों को लगेगा कि दोनों जगह सिक्योरिटी आ रही है। पढ़ने वाले समझ कि टर्म लोन ड्यूरिंग वन ईयर लिखा है which is related to term loan which is given in the long term. तो इसलिए सर हम लोग को ना ये जो मैं आपको जो बताया कि दिस इज गाइडेंस नोट, जिसमें आप फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक लाइन आइटम ले लीजिए जैसे टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसमें सिक्योर्ड, उसमें करंट, नॉन करंट एंड टोटल, ये 3 पार्ट बना लीजिए। 40 रहेगा करंट, सॉरी 40 रहेगा नॉन करंट, 10 रहेगा करंट और टोटल 50, और वहां पे ब्रैकेट में आप डाल देंगे सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी वर्थ ₹30 लाख। तो ऐसा डिस्क्लोजर कर देंगे तो उससे आपको, अदरवाइज आप क्या करेंगे, 2 अलग अलग शेड्यूल्स अगर बनेंगे, करंट का अलग, नॉन करंट का अलग, तो वहां पे डिस्क्लोजर में हमको तकलीफ होती है। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। एक कदम और आगे, ये जो 50 लाख का लोन था उसमें इंटरेस्ट लग गया और अब वो हो गया 53 लाख। तो ये जो 53 लाख का लोन है इसका डिस्क्लोजर कैसे देंगे? This is always current, non-current, sorry, current. This This is is current. always current. तो जो ओवरड्यू पोर्शन है ना, दैट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज करेक्ट, Yes. और जो आपका ड्यू नहीं हुआ है वो पोर्शन को आपने डिवाइड करना है कमिंग 12 मंथ्स का एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स का। नाउ इफ देयर इज वन एनपीए जो आप बता रहे हैं कि ये D2 कैटेगरी में है, तो ऐसा एनपीए अकाउंट क्या कभी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में नॉन करंट में आएगा? टेक्निकली नहीं आना चाहिए वो, मतलब एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से दैट इज इमीडिएटली रिपेबल, नॉन करंट, करंट में। यहाँ पे आप फिर से सोचिए, एनीथिंग विच इज ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट इज करेंट, और बाकी जो पोर्शन है वो नॉन करेंट। अब आपका जो आईरेक का नॉर्म्स है वो आपके इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट आपने नहीं पे करे, 90 डेज नॉर्म्स एनपीए। ऐसा एनपीए अगर आपका कुछ पीरियड तक के रहा तो सबस्टैंडर्ड एंड देन डाउटफुल। अभी डाउटफुल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि लोन इज रिकॉलेबल बिकॉज इट इज योर लॉन्ग टर्म लोन। तो उसका वो पोर्शन जैसा 5 साल का लोन का पीरियड दिया, पहले साल के 3 हफ्ते नहीं दिए आपने, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दी। पहले साल में जो 10 लाख आना था उसमें के 3 बार के इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो वो आपका एनपीए बन। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि पूरा की पूरा करंट में आ जाएगा? हम लोग को जो डिस्क्लोजर देने हैं वो अगेन सिंक्रोनाइज रीडिंग के साथ। जो ड्यू अप टू 31st March 2026 है 12 months. That बस बिल्कुल करेक्ट, दैट इज अ कोर लिंक, गेटिंग द इशू ना। एनीथिंग व्हिच इज ड्यू अप टू 31st March 26 विल ओनली बी ट्रीटेड एज योर करंट। ठीक है, ओवरड्यू हो गया, एनपी हो गया, उससे इस गाइडेंस में तो कुछ लेना देना, राइट। एक ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स जो है इसमें जो हम लोग को डिस्क्लोजर देने हैं वो थोड़े से ज्यादा डिटेल हो गए। कैसे डिटेल हो गए? अमित भाई वेलकम। Please speak little louder. सॉरी, आई विल कम। It's okay. या एनीथिंग? No. ठीक,
इसमें क्या हो गया कि ट्रेड पेबल्स यानी सन्डी क्रेडिटर्स का बाइफरकेशन फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कैसा देना है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ड्यू हुआ है आपके अकाउंटिंग ईयर के समय का, वो फिगर देना है, ये तो हम सब जानते हैं। ये डिस्क्लोजर में देना है, यानी आपने करंट नॉन करंट ये वो सब हो गया, उसके बाद में देना है। अब अगर आपने किसी के साथ में डेफर्ड पेमेंट के साथ में कोई एसेट परचेस करा है और वो डेफर्ड पेमेंट आपका नेक्स्ट 12 मंथ्स में ड्यू नहीं हो रहा है, तो वो ट्रेड पेबल आपका नॉन करंट में जाएगा। आई बिलीव ऑल विल एग्री, करेक्ट। हम लोग को ये देना है कि प्रिंसिपल अमाउंट किसी सप्लायर का ईयर एंड पे कितना ड्यू है, वो फिगर देने की। दो इश्यूज हैं यहाँ पे, ये कभी नहीं बोला कि वो सप्लायर का नाम दे। हम लोग को जो ट्रेड पेबल के डिटेल्स देना है उसमें क्रेडिटर वाइज डिटेल नहीं देने, ओके। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में, इवन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी ऐसे ही है, वहां पे भी हमको सन्डी डेटर्स सन्डी क्रेडिटर्स इनके नाम नहीं देना है, अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन के नाम नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द MSMED 2006 along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed date during each year। अब हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो सेक्शन था हमारा 23 है जो भी MSMED का, वो सेक्शन को अभी तक के नोटिफाई नहीं करा, करेक्ट। ऑफिशियल गैजेट में उसका एप्लीकेबिलिटी की डेट नहीं है, ऐसी फैक्ट है ना सर। MSME एक्ट में जो इंटरेस्ट हम लोग को देना रहता है, वो इंटरेस्ट कब देना रहेगा, किस रेट से देना रहेगा वगैरह, उसके बारे में शायद वो डेट अभी तक के नोटिफाई नहीं करी है, इसलिए सेक्शन का हम लोग को उतना ज्यादा टेंशन नहीं था। बट ये गाइडेंस नोट में क्या बोला है कि हम लोगों को इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय द बायर ये भी देना है, विच इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 डिलेड पेमेंट का, along with the amount of payment made to the supplier with the beyond the appointed date during each accounting period। GST के प्रोविजंस के साथ में इसका आप रीडिंग करें और आप अपनी केस बना के दे रहे हो। हमारा अपॉइंटेड डेट कौन सा था, सेक्शन 43B सबसेक्शन H, उसमें भी यही कुछ काम आया, यही कुछ सुनने में आया। तो वो जो डेट थी, उस डेट के बियॉन्ड जो पेमेंट हुआ है उसके भी डिटेल देना है, और उसके साथ में इंटरेस्ट कितना पे करा उसकी भी डिटेल देना है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट की डिटेल आपके नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के नोट्स टू अकाउंट में दोगे तो आपको फॉर्म नंबर 3CD में देना पड़ेगा क्या, यू ओनली डिसाइड। हम खुद ही केस बना के दे रहे, ठीक है ना। दोनों जगह देना पड़ेगा, एक जगह दे दिए तो दूसरी जगह बोलना कैसा, ओके। और वो जो पेमेंट के डेट्स है ये अगर GST एक्ट के बियॉन्ड जाती है तो फिर आपको उसका इनपुट क्रेडिट अलग होगा कि नहीं, या आप GST के एंगल से भी देख लीजिए। ये सारी चीजें इंटीग्रेट होती जा रही है। ये टॉपिक देखने को तो सिंपल लगता है, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो छोड़ो, जो भी होगा वो देखेंगे, ऐसा नहीं है। इसके इम्पैक्ट जो है वो फार रीचिंग है। इसीलिए नरेश भाई ने ये टॉपिक को आज के डेट के लिए प्रॉपरली चुना कि ये हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, amount of interest due and payable for the period of delay in making the payment which has been paid but beyond the appointed date during the year। Example, आपने कुछ माल खरीदा 1 अक्टूबर 2024 को, उसका पेमेंट 30 दिन के अंदर में करना था, 30 अक्टूबर 2024, आपने उसका पेमेंट कर दिया 1 मई 2025 को। तो वो जो पेमेंट करा, वो पेमेंट के समय आपने इंटरेस्ट दिया क्या, अगर इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट की भी डिटेल डालनी है, और अपॉइंटेड डेट के बियॉन्ड कितना पेमेंट करा उसके भी डिटेल डालने हैं। अब आप सोचिए 48H की रिपोर्टिंग के साथ में इसको मैच कर, है ना, दोनों चीजों का एक साथ आ जाएगा। अब एक जगह तो आप बोल रहे हो कि हमको ट्रेड पेबल का ब्रेकअप देने का है, नाम की डिटेल नहीं देना है, बट आपके पास में बैक ऑफिस वर्किंग कितनी बनानी पड़ेगी, ग्रुपिंग की डिटेल्स कितनी आपको बनानी पड़ेगी वो सोचिए। तो ये सारी चीजों को बना के, और मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूं, आप सबको ये भी बताना चाह रहा हूँ, डेटा भाई को भी मालूम है,
कि गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो नफरा आ गया है, वो नफरा जो क्वालिटी के हिसाब से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को पिक करता है, उसका क्वांटम कितना है? उसका क्वांटम कितना है? 5%। इनकम टैक्स रिटर्न के 2% केसेस स्क्रूटिनी में आते हैं तो हम सब बिजी हो जाते हैं। नफरा ने अगर 5% हम लोग के ऑडिट रिपोर्ट को पिक कर लिया स्क्रूटिनी के लिए, तो कितने हम लोग बिजी होंगे सोचिए। और नफरा में कौन बैठे हैं? यूपीएससी वाले। कौन होते हैं ये? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस सब्जेक्ट लेके जो लोग पास होते हैं वो बैठे रहते हैं। और उनको आपको ये सब चीजें समझती है क्या? सेक्शन 16 देखो, 43 बीएच देखो, जीएसटी एक्ट देखो, कुछ नहीं समझते। तो भगवान ही बचाए सर अपने को, जो चीजें और इतनी सारी चीजें हुई है। तो जेठा भाई इसको कुछ तो कराना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने को लगता है कि ये तो वही अप्लीकेबल है जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में हम साइन कर रहे हैं, बैलेंस शीट पे साइन कर रहे हैं, बाकी तो भूल जाओ। आप सोचो साइन करते समय क्या क्या चीजें देखनी है। और मैनेजमेंट को ये अप्लीकेबल नहीं है, हम सब मान रहे हैं, बट ये जो डिटेल देना है कौन देगा? और अगर मैनेजमेंट ने बोला कि मेरे को तो अप्लीकेबल नहीं है, मैंने तो पेपर में भी पढ़ लिया, गाइडेंस नोट तुम्हारे लिए, वो भी रिकमेंडेटरी है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने नहीं बनानी इस फॉर्मेट में। ऐसा अगर किसी ने बना के दे दिया तो आपको कितने डिस्क्लोजर डालने पड़ेंगे फॉर्म नंबर 3CB में, और उतने लाइन आइटम्स आते हैं क्या वहां पे? तो भगवान में से। नेक्स्ट, amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year. Come back to the same example. 1st October bill की date, appointed date within 30 days. तो वहां से लेकर 31 मार्च तक का जो डिले हो गया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? इज इट नॉट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड? मैनेजमेंट बोलते हैं हम तो मानते नहीं, जिससे मैंने परचेस करा वो तो मेरा दोस्त है, और वो ऐसा दोस्त है जो रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट में आ भी नहीं रहे, तो हम क्या ही रिप्लाई दे पाएंगे यहाँ? बट ये सारी चीजें देना जरूरी है। और अगर ये नहीं रहा, ये डिस्क्लोजर्स नहीं रहे, तो क्या आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई होगी? वो डिसाइड कर लीजिए। Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year unless such date within the interest when the interest due above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance of deductible expenditure under section 23 of MSME। पल्ले नहीं पड़ता एक बार पढ़ने से, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आपने सब्सिक्वेंट ईयर में पेमेंट कर दिया, जो मैंने बताया था कि आपने उसका पेमेंट मई 2025 में कर दिया। अब वो मई 2025 में पेमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने बेसिक अमाउंट का करा इंटरेस्ट का पेमेंट, और ऐसा इंटरेस्ट अगर आपका पे नहीं हुआ है तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ रहता, फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल, वो आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनेंशियल ईयर पे आके एंड नहीं होता है, सक्सेडिंग पीरियड का जो अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा। क्यों जरूरी है? हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर, ये मकसद है उसका, यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है। तो एमएसएमई एक्ट में हाँ, तो 23 एप्लीकेबल नहीं है। मैंने एमएसएमई एक्ट को पढ़ा नहीं कि उसमें क्या बोला है, लेकिन उस सेक्शन अभी तक के नोटिफाई नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई है ना सेक्शन। अगर क्रेडिटर का जो बिल आ रहा है उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है फर्स्ट, हमने कोई परचेज ऑर्डर, आपके पास कुछ नहीं, परचेज ऑर्डर क्या है ये, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन से स्पेसिफाइड है तो ये कंपल्सरी स्टिल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इन इट if that entity is MSME, okay, you have got a registration, not as a trader, as a manufacturing and service provider, then perhaps, in my opinion, yes, section में rate of interest बता दिया है, practical approach are you giving it? बाहर में लोग बताते हैं सर नहीं कर पाएंगे, बट ये क्योंकि पहली बार हुआ ना सर, दिस थिंग इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए हम लोग को ये सब चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है, दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और सेकेंडली आप सोचो कि ये वाला जो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे अगर दे दें तो व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज दिस? इज इट योर
क्वांटिफाइबल लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी AS29 क्वांटिफाइबल है। तो आपको AS29 में कवर करोगे क्या क्वांटिफाइबल लाइबिलिटी करके वहां पे सो मेनी थिंग्स है सो मेनी इंटीग्रेशंस आपको हर एंगल से सोचना है सर एक ओवरऑल डिस्क्लोजर जैसे गाइडेंस नोट हैज नॉट बीन फॉलोड बाय द क्लाइंट ऐसा अगर दे दिया तो इट विल नॉट बी इनफ नो इन माय ओपिनियन नो so details of every either you say कि I am giving non disclosure of opinion ठीक है डिस्क्लेमर दे दीजिए in 3CB if you write that no disclosure of opinion according to guidance note according to guidance so it will be enough. so that will tantamount to disclaimer Okay. and sir will guide us कि this kind of disclaimers if they are given before the bankers perhaps the bankers resist in financing करेक्ट सर अगर अपन ने डिस्क्लेमर दे दिया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म कर पा रहा हूँ बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस गाइडेंस नोट और इसमें क्या क्या चीजें कहाँ हो रही है ये बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटेंट या एंटिटी मेरे को डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रही अगर ऐसा है और आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया तो ऐसे वाले एंटिटी को क्या बैंक लोन देगी हाँ क्योंकि बैंक कई बार बोलते हैं कि हमको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट चाहिए तो वहां पे तक लोग पास कर रहते हैं कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन ठीक है सो फार सो गुड इस टाइप की चीजें हर जगह हैं सर जहां पे रोकना होगा मुझे बता दीजिएगा there are so many things there are so many things I mean you go on linking and the things would go on फाइव मिनट्स ले लेते फिर क्वेश्चन आंसर फिर क्वेश्चन है ठीक ये जो आइटम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट शेड्यूल हम बोलते हैं नेवर कॉल दिस एज फिक्स्ड एसेट शेड्यूल प्रॉपर्टी प्लांट एंड और इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है इसके यहाँ पे वर्डिंग देखिए क्या लिखे है ना तो डू यू स्टिल फील दैट देयर इज एनी डिस्कशन गिवन टू यू ठीक है सो ये जो चीजें हैं ना हमको इस फॉर्मेट में ही देनी है कुछ गलतियां हो जाती थी सर हमको ही जब आर्टिकल थे तो लैंड एंड बिल्डिंग का एक हेड क्रिएट कर लेते थे ठीक है ना नहीं कर सकते गलत है लैंड एंड बिल्डिंग नाम का कोई हेड नहीं होता अब तो ठप्पा भी लग गए इन लोग ने बोला है शैल और लैंड का अलग है बिल्डिंग का अलग है प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग करा फर्नीचर फिक्सचर व्हीकल अदर इक्विपमेंट और इसके अलावा अदर्स क्या यहाँ पे आपको WIP दिख रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है मैं तो गलती करता था नहीं सर जो WIP वाला आइटम है ना वो इधर आ गया हूँ नेक्स्ट कॉर्पोरेट फॉर्म में भी अलग ही देते हैं यहाँ पे देखिए सर ये था यहाँ पे WIP कॉर्पोरेट फॉर्म में भी अलग था आप बिल्कुल नहीं बोले सर तो हम लोग का PPE हो गया यानी नॉन करेंट एसेट का ए हो गया PPE और उस PPE में प्लांट इंटेंजिबल यानी PPE इंटेंजिबल WIP एंड इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट ऐसे 4 हेड्स हो ठीक है ना लोग ने उसको मेन हेड्स में नहीं डालना हमसे गलती हो जाती थी मेरे से गलती होती थी कि मैं इन सबको एक ही शेड्यूल में कवर कर लेता सॉफ्टवेयर को भी वहीं पे डाल देता नॉट पॉसिबल है ना तो गलत ही है राइट एक ये वाला आपके साथ में डिस्क्लोज करना चाह रहा था शेयर करना चाह रहा था जो ओनर्स फंड है इसमें जो कैपिटल अकाउंट है उस कैपिटल अकाउंट में ये एलिमेंट्स हमको बताने हैं मैंने आपको कहा था ना अलग अलग लाइन आइटम्स होने चाहिए तो उसका फॉर्मेट ऐसा प्रिस्क्राइब करा हुआ है हम लोग वर्टिकल देते थे अब उन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोल दिया है और इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे सारी चीजें बोली है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना इंट्रोड्यूस कितना ड्यूरिंग देयर रेम्यूनरेशन इफ एट ऑल अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ओके ड्राइंग्स भी आप समझ लें कि इसमें से हम लोग जो विड्रॉल्स है वो आ गए तो इस टाइप से हमको देना है अब इसमें क्या हो रहा है आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है उसमें कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व अदर रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इसको लोग ने अलग से मांगा हुआ है मैं क्यों बता रहा हूँ
प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में अगर आपने अपने असेट्स को रिवैल्यू करे तो डेबिट तो कर दिया असेट्स को, पीपीई को डेबिट कर दिया, क्रेडिट जो करा वो कैपिटल अकाउंट को कर दे, नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर गाइडेंस नोट के हिसाब से नहीं कर सकते। तो क्या पहले कर सकते थे? पहले भी नहीं कर सकते थे, हमारी गलती हुआ करती थी। तो वो चीज को हमको यहाँ पे अलग से देना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का अलग से। डी पॉइंट जो है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो रहते नहीं पार्टनरशिप और प्रॉपर्टी, इसमें कभी में ट्रांसफर हो जाता है पूरा। हाँ, तो ये जीरो रहेगा। ये तो मैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का बता रहा हूँ ना सर, तो हाँ, ऐसी non-corporate- एंटिटी जिसमें रहेगा उनके लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइटम जो आ रहा है वो है मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस। नो, कैश एंड बैंक बैलेंस में आप देखिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहला एंड अदर बैंक बैलेंसेस सेकंड, ये दो हम लोग को हेडिंग से है। ठीक है, पहला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये वाले टर्म्स हमने पहले भी सुने कहीं, तो भी कहाँ पे आए थे? केस 3 में आए हैं, शील्ड 3 में भी आए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी आइटम से वाकिफ है। बैलेंस विद बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश ऑन हैंड एंड अदर्स, ये चीजों को इन्होंने कहा है कि दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ बैलेंस विद बैंक जो है इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदर बैंक बैलेंसेस में क्या है? बैंक डिपॉजिट विच आर ईयरमार्क्ड विद द बैंक्स। आपने कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई एफडी रखा है, भले ही वो शॉर्ट पीरियड की क्यों ना रहे, बट इट कैन नॉट कम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन मनी और डिपॉजिट अंडर लीन शैल ऑलवेज बी डिस्क्लोज सेपरेटली। थर्ड, bank deposit with original maturity of more than 3 months but less than 12 months to be from the reporting date. Now there are two different concepts, original maturity and reporting date. ठीक है, आप एग्जांपल में समझिए, इनका कहना क्या है कि जिस पर्टिकुलर बैंक डिपॉजिट की ओरिजिनल मैच्योरिटी 3 महीने के बियॉन्ड रहे, ठीक है, बट रिपोर्टिंग डेट के 12 मंथ्स के अंदर में आए, ऐसे जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उनको हम लोगों को अदर बैंक बैलेंसेस के अंदर में लेना है। इसका मतलब 3 महीने के नीचे अगर कोई एफडी रहे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, परफेक्ट, इट विल बी पार्ट ऑफ द बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, वेदर दिस इज इन अलाइनमेंट विद शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट, नो। शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट और इसके रिक्वायरमेंट में फर्क है, मेरे आने वाले स्लाइड में मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा। तो दो टेक अवेज हैं ये पर्टिकुलर स्लाइड के। पहला टेक अवे ये हो गया कि अगर कोई एफडी आपने ओरिजिनली 3 मंथ्स के कम की बनाई है तो वो एफडी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन में ग्रुपिंग में आएगी। दूसरी, अगर कोई एफडी आपने किसी ईयरमार्क पर्पस के लिए बनाई है, भले ही वो आपकी 30 दिन की क्यों ना रहे, ईएमडीज होती ना 30 दिन के अंदर की रहती, बट उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं बता सकते। तो आई बिलीव देयर आर सो मेनी थिंग्स। पेपर कौन जो रहता है उसको जो आउटपुट है। हाँ, तो जो स्वीप वाले रहते हैं वो ऑलवेज ऑन टाइम रहते हैं, एंड ऑन डिमांड आपको देना पड़ेगा। तो ऑन डिमांड मींस देयर इज नो पीरियड, so if there is no period then it is deemed to be cash and cash equivalent। सर वो 30 दिन की जो बनाई है ईयरमार्क करके, वो कहाँ डिसाइड करें? वो इसमें अदर बैंक बैलेंसेस, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस में पहला आ गया सीसीई और दूसरा आ गया अदर बैंक बैलेंस, उसके पार्ट है। तो ये तो ऑन एंड ऑन चलते रहेगा, फॉर्मेट में आपको बताते रहेंगे, इसमें चीजें आती रहेंगी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड few important aspects। ठीक है, जिसमें से एक P&L के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बारे में मैं बता दूं। इसमें फाइनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स जो है वो इंक्लूड हो। हम लोग पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते, अब वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट आएगा और वहां पे हम लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो है एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रुपीज 1 लाख विच एवर इज हाई, ऐसे आइटम को हमको अलग से बताना है ना। नाउ 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो
क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि दिस इज द फिगर ऑफ सेल्स टर्नओवर? क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि दिस इज इनकम ऑफ द एंटिटी? दिस शुड बी सेल्स फिगर, है ना? तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर के फिगर के बेसिस में नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग इनकम के हिसाब से, और प्रायर पीरियड आइटम्स को हमको यहाँ पे अलग से डिस्क्लोज करना मैंडेटरी। अब कौन सी चीजें, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको अप्लीकेबल रहेगा, हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। लेवल 1 2 3 4 ये चीजों को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दे आर नो मोर इम्पोर्टेंट। एमएसएमई एंड लार्ज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। नाउ व्हाट इज कवर्ड एज एमएसएमई? जो हम लोग ने बोला था कि ट्रेडर्स को भी हम लोग एमएसएमई के डेफिनेशन में लेके जाएंगे, दैट वाज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली फॉर बैंकिंग फाइनेंस, not for the purpose of MSME Act, and we are referring here to the MSME Act where the traders are excluded. और उस हिसाब से हम लोग को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, उसका ये चार्ट मैंने बना के दिया है। इसके हिसाब से हमको सब चीजें बनानी। So guys, with this thing, I conclude my presentation. There are traders. The traders are outside this thing, so for them, anything applicable should be in line with the large entities. That is my opinion. Common. यानी उनको फिर सर टर्नओवर बेस्ड हो गया, वो एग्जेम्पशन मतलब जो एमएसएमई का वाला है वो उसमें फिर एप्लीकेबल नहीं वो उनको अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उनको ना ये वाली चीजें आएंगी, लेवल 1 2 3 4। और ये जो लेवल 1 2 3 4 है, इसमें उन लोग ने दो क्राइटेरिया बताए हैं। एक क्राइटेरिया है टर्नओवर का और दूसरा क्राइटेरिया है लोन्स का, वॉरेंट्स का। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना। लेवल 1, सबसे पहला एंटिटीज और सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अभी लिस्टेड में ना आजकल नागपुर में बहुत कॉमन हो रहा है कि जो एसएमए लिस्टिंग है जिसका प्रोसेस चल रहा है, जिन लोग ने फॉर्म फाइल कर दिया है, वो मैंडेटरली एंटिटी लेवल 1 में है। नंबर 2 द बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सब हो गए। नंबर 3 जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी में जिसका टर्नओवर 250 सीआर के बियॉन्ड है। कब का टर्नओवर? पिछले साल, करंट ईयर की बात नहीं हो रही, जिसकी ऑडिट हो रही है इसकी बात हो रही है। ऑल एंटिटीज एंगेज इन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हैविंग बोरोइंग्स एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। और ये 50 करोड़ बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट नहीं बोल रहा है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ड्यूरिंग विच ईयर? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 23 24 में अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए की बोरिंग दिया और वापस कर दिया, बैलेंस शीट में जीरो दिख रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बाइफरकेशन। में क्लियर कट लिखा है, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अनसिक्योर्ड लोन्स या दिस इन बोरिंग्स। बोरिंग्स इज सिक्योर्ड नहीं, बोरिंग्स। ठीक है। लेवल 2 में सिर्फ जो पहले का जो टर्नओवर था 250, उसको 50 से 250 कर दिया है, और जो बोरिंग्स था उसको 10 से 50 रखा है, बाकी एवरीथिंग इज। लेवल 3 एंटिटी टर्नओवर जो था उसको 10 से 50 के बीच का कर दिया है। 50 के ऊपर तो लेवल 2 में चला गया था, और ये 2 करोड़ तक के कर दिए। बोरिंग्स 2 से 10 करोड़ के बीच में। तो आप सोचिए कि जिसकी 2.5 करोड़ की भी बोरिंग्स होगी वो भी लेवल 3 एंटिटी में आ जाता है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फ्रॉम द एंगल ऑफ अवर ट्रेडर्स कैन। ठीक है, एमएसएमई के जो बाहर है। राइट, सो अलाउ मी टू offer you the thanks for giving me opportunity of being here. Question and answers are open. I have got 87 slides, out of which I believe only 40 odd slides are over now. Thank you very much. Thanks a lot. Hereby you would request for slides सबका ईमेल आईडी बाहर जो एंट्रेंस वाला जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें लिख देंगे, तो राजेश सबको मेल कर देना पूरा ना, जो कंटेंट चाहिए स्मृति परमिशन बेस्ड। Yeah, sure. एक चीज और बताना चाहता हूँ। There are 3-4 important things which are given by me to the forum. Number 1 is my PPT. Number 2 is the set of FAQs. Number 3 is the guidance note based on which this PPT is prepared. Number 4, the technical guide which was there earlier. Number 5, the format. So all these things are available. आप लोग शेयर करें। Thank you. Along with that, मेरे को लगता है जैसे हिमल is also there, Pankaj is also there, and tele integration is also provided for the financial statement. I think it will be a very tough task to prepare in that format. तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो what we can do is that जैसे भी टाइम तो लिमिटेड है, अगर सचिन पॉसिबल होता है
तो what we can do is that Zoom एक आधे मीटिंग नेक्स्ट वीक में कॉल कर लेते हैं. So all those who want and Yash, if we can join तो उसके and Hemal will be there, Pankaj Deshpande will be there. तो उसमें एक बार we can have a discussion. तो जहाँ जिन को जो इश्यू आ रहे हैं सर, we can upfront Zoom मीटिंग में ले लेते हैं उस चीज को. मैं So that we can take it छोटी सी forward. चीज ऐड करूंगा क्योंकि आई हैव कवर्ड दैट इन माय स्लाइड बट टाइम कम था इसलिए ये नहीं कर पाए. जो टैली ने बनाया है ना सर, दैट इज फैबुलस, दैट इज एब्सोल्युटली फैबुलस. और इसमें सारा मैपिंग प्रॉपर्ली करनी है. तो उससे कारण क्या हो गया कि टैली से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए एक्सेल में. कैसे करना, हेमल भाई है और पंकज है, आप दोनों अच्छे से बता सकते हैं. और वो करके आप उसको सिर्फ एक साल एक बार टिक कर लीजिए कौन सा आइटम को आपने क्या बताया, वो हर बार अपने हिसाब से लिखिए. सिर्फ फर्क आएगा आपको उन आइटम्स में जहाँ पे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डाल, अपने आप वो पूरी चीजें बना के दे. Any further questions? Sakesh के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, नॉन कॉर्पोरेट के लिए क्या रूल से कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको आता है? एक्चुअली मैंने वो जो टेबल बनाया था ना अप्लीकेबिलिटी, उसमें कवर्ड है. ठीक है, उसमें कोई लिमिट्स, मतलब टर्नओवर लिमिट्स जो AS3 यस मैंने जो लिमिट्स वो टेबल में लिखा हुआ है. ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब उसमें अगर जो नॉर्मल है 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर और बाकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द No. कैश फ्लो स्टेटमेंट एज सच. शुभम, अरे ऐसे देना नहीं पड़ता है, मतलब सब जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट देना नहीं मैंडेटरी पड़ता. नहीं है. यस, जो अगर अप्लाई होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, देन ओनली यू हैव टू गिव द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डजंट अप्लाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, then we may not be required to give the cash flow statement. सर फिगर्स टू बी रिपोर्टेड इन हंड्रेड्स थाउजेंड्स ओनली या पूरे फुल फिगर्स? वो भी मैं स्किप कर लिया, आगे था वो भी. फिगर्स आर रिकमेंडेटरी टू बी गिवन इन 100,000 और ऐसे केस. सी कंपनीज एक्ट देयर इज अ प्रॉपर नोटिफिकेशन, मैंडेटरी. यहाँ पे रिकमेंडेटरी और रिकमेंडेटरी भी जो है वो लोग ने वहां पे बताया है कि कौन से लेवल तक के आपको कहाँ तक जाना है. ठीक है, दैट टेबल इज गिवन, मेरे स्लाइड शो में भी है. पंकज has also come now. Actually आपके absence में सिर्फ यही बात हुई थी, हिमल एंड पंकज ये दोनों टैली के एक्सपर्ट है, अच्छे ERP एक्सपर्ट्स हैं. तो हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट जूम मीटिंग वगैरह में कॉल कर लेंगे. यू वुड आल्सो बी देयर. तो जो इश्यूज आ रहे हैं टैली में, कुछ हेल्प हो सकती है, यश का हेल्प हो सकता है, तो जितने प्रेजेंस है उन सबको कैन जॉइन दैट प्रोग्राम बाय वे ऑफ जूम मीटिंग. तो हम लोग कर लेंगे. कब कर सकते हैं सचिन, यू कैन अनाउंस, और वो मेल भी वो कर देंगे उस पे. मंथ एंड में ही कर लेते, so that before the 15th September is approaching, when is the due date of filing of individual returns, that better to complete in the month of August only. यस, इफ ऑल से तो 14 अगस्त को अगर होता है तो दोपहर को कर लेते हैं, 3 बजे का भी आएगा, स्लॉट अवेलेबल रहता है जूम मीटिंग का. बहुत सारे लोग लॉन्ग वीकेंड है तो नहीं मिलेंगे, so it may have a problem. So after 15th 16th it's better कि वो उस समय रखें. एक्चुअली एक टेम्पलेट भी पंकज ने मेरे साथ शेयर करा है जो सॉफ्टवेयर से टैली से जो जनरेट होता है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है. आप वो भी शेयर कर लेंगे ना. तो जूम मीटिंग में अगर हम लोग को टेम्पलेट पढ़ के आएंगे तो जूम मीटिंग हम लोग की इफेक्टिव हो जाएगी. तो हम लोग अगर 16 जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है, लॉन्ग वीकेंड है, मतलब तो मैक्सिमम इफ पॉसिबल 18 अगस्त को दोपहर को 3 बजे का कर ले हम लोग, फाइनल अगर सबको कन्वीनियंट होता है तो वी कैन ज्वाइन बाय जूम मीटिंग. तो जिसके जो इश्यूज है वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, ज्यादा फ्रूटफुल भी हो जाएगा बाय दैट टाइम. तो उसका भी वो जो मेल जो पीपीटी शेयर करेगा उसके साथ भी ये भी शेयर कर सकते हैं. So it's a request कि आप सभी लोग जो अपने email address साथ में notify कर दे register में, so that the communication can be done easily. ऑटोमेटिक. Yes, any further questions or? सर कोई ड्राफ्ट टेक्निकल कर रहे हैं कि आप कस्टमर लिख कर देखो कर ले रखिए. काम का So there are templates for MRL. पढ़ना है. There are templates for MRL and there are templates for disclosure. I mean, audit report disclosure. इसमें नहीं दिए. Thank you everyone for attending this program and making it lively with the continuous sit down discussion. And we had very limited time for today's event, but Yash sir has tried to complete it, and only I think 50% of the aspect he has covered, less than 50% he could cover in the given time. And as discussed with the Vice President sir, we will soon have a Zoom meeting on the same subject, and we will have the remaining parts to be discussed, and some additional developments which can come in next week or so. So we can have a discussion on that.
Thank you ma'am so much for attending the अगर दो forum. तीन कोई क्विक क्वेश्चंस और भी होंगे किसी के तो वी कैन टेक इट ऐसे. सर जैसे शेड्यूल 3 जो कंपनीज एप्लीकेबल है उसमें इनकम टैक्स एक्ट में जब बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें पीबीटी टैक्स पीएटी ऐसे पूरे दिए हैं स्लॉट्स, बट एनसीई के लिए वो नहीं दिए गए, तो प्रॉफिट विल नॉट मैच मतलब इन वन व्यू, तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं. मेरे ख्याल से मैंने वो अभी तक के भी अपलोड नहीं किया है, हम्म. करते समय लगूंगा अच्छा. तो पता नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट। ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स अब हम आपको पहले भी था, अभी भी प्रोप्राइटरी फॉर्म में भी करना पड़ेगा. करना पड़ेगा। नहीं, पहले भी था। प्रोप्राइटरी फॉर्म में भी. प्रोफाइल फॉर्म में क्या होगा कि बिजनेस इनकम अलग होती है, उसकी पर्सनल इनकम अलग होती है, व्हिच इज नॉट शोन इन द बिजनेस इनकम, तो हाउ टू कैलकुलेट टैक्स. बिफोर ऑडिट हमको कंप्यूटेशन भी बनाना है उसका. दिस इशू इज नॉट बिकॉज ऑफ द गाइडेंस. आप सोचिए कंपनीज के बारे में जिनके चारों हाइट्स में इनकम है, सैलरी छोड़ के कंपनीज का इशू रहता है क्योंकि वहां पे हम लोग जिस टाइप से कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोफाइल में क्या होता है कि बिजनेस इनकम का बैलेंस शीट बनती है, इनकम फ्रॉम रेंट आ रहा है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट आ रहा है, वो बिजनेस इनकम में दिखता नहीं बराबर है. प्रोफाइल को अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को प्रो राटा पे निकालना. But yes, provision for tax is mandatory. The basic question is whether it is mandatory. Yes. इसमें भी डीटीए निकालना है then? 100% सर. सिर्फ लेवल 4 को नहीं निकालना है सर, लेवल 4 एंटिटीज को एग्जम्पशन दी, ठीक है. केवल इम्पेयरमेंट वाले जो केस है, जैसे फीस इंक्रीज करनी है, फीस एक्स्ट्रा मिलेगी. अभी तो प्रॉब्लम वाले में पकड़े सर से पूछ लेते हैं. अभी प्रॉब्लम कॉपीराइट में भी आ इसकी गया. तो पूछो ही मत. अभी तक जो 10,000 5,000 रुपए में ऑडिट हो रहे थे सब बंद हो जाएंगे, वो क्या लेवल पे होंगे अभी. सब बंद कर दो, कम काम करो, अच्छा नहीं. चलो, थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत अच्छा.